इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो वेक्टर ऐसा स्ट्रक्चर होगा या फिर ऐसा डीएनए का सीक्वेंस होगा जो रेप्लिकेशन जो है वो क्या कर सकता है, ऑटोनोमस कर सकता है। मतलब इसमें क्या देखने को मिलेगा तुमको, वो अपना रेप्लिकेशन अपने आप परफॉर्म कर सकता है। और इस सीक्वेंस का यूज हम लोग किस लिए कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपने जीनोमिक मतलब अपना जो भी डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है उसका कॉपी नंबर इंक्रीज कर सके। कुछ प्रॉपर्टी हमने देखा था कि वेक्टर का साइज स्मॉल होना चाहिए, उसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, एक से ज्यादा सिलेक्शन मार्कर होना चाहिए, ओरीसी सीक्वेंस होना चाहिए और मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए। अब देखो, ऐसा बहुत सारे तरीके के वेक्टर हैं। उसमें पहले तरीके का वेक्टर जो है वो है प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर। किस तरीके का वेक्टर है? प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर। तो पहला चीज ये हमको समझना पड़ेगा कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है हमारा प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड होता है इसके पास ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। जैसे कि अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को समझना है तो मान लो दिस इज द बैक्टीरिया का सेल। ये क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। अब बैक्टीरिया को देखोगे तो बैक्टीरिया के पास अपना खुद का क्या पाया जाता है? एक जीनोम पाया जाता है जो उसका क्रोमोसोम है। ठीक। लेकिन इस जीनोम के अलावा बैक्टीरिया में कुछ सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं जो कि क्रोमोसोम के अलावा देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सीक्वेंस होते हैं। और ये एक्स्ट्रा डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए सीक्वेंस जो होंगे वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ऑटोनोमस रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? ऑटोनोमस रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि बैक्टीरिया चाहे डिवाइड कर रहा हो या ना कर रहा, अगर बैक्टीरिया डिवाइड करता तो एक सेल से कितने सेल होते? दो सेल बनते। और जब बैक्टीरिया के सेल को डिवाइड होना होगा तब उसको क्या करना पड़ेगा? अपने जीनोम का भी रेप्लिकेशन कराना पड़ेगा। तब जाके बैक्टीरिया का सेल क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लाज्मिड दिख रहे हैं तुमको, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन जो होता है वो बैक्टीरिया के डिवीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर बैक्टीरिया सेल डिवाइड नहीं भी कर रहा होगा तो भी क्या कर सकता है हमारा प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सकता है और रेप्लिकेट करके अपना कॉपी नंबर इंक्रीज कर सकता है। तो ऑटोनोमस रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि अगर न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल या फिर न्यूक्लियोलस के अंदर का मटेरियल या फिर बैक्टीरिया के केस में उसका जो क्रोमोसोम है अगर वो रेप्लिकेट नहीं भी कर रहा हो तो प्लाज्मिड अपने खुद के रेप्लिकेशन को कराने में सक्षम है। इसको कहा जाता है ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। ठीक। तो ऑटोनोमस रेप्लिकेशन होने का फायदा ये होगा कि मान लो तुमने एक क्या बनाया? प्लाज्मिड बनाया। और प्लाज्मिड तुमने बनाने के बाद तुमने उसको बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब ये प्लाज्मिड कहां पहुंच गया? बैक्टीरिया के सेल के अंदर पहुंच गया। अब बैक्टीरिया का जीनोम, उसका उसके न्यूक्लियस में पाया जाने वाला, न्यूक्लियस तो ऐसे बैक्टीरिया में होता नहीं है लेकिन उसका जो जीनोमिक डीएनए होता है उसमें भले ही रेप्लिकेशन ना चल रहा हो लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है? तुम्हारा डिजायर्ड जीन या फिर जो प्लाज्मिड है उसका रेप्लिकेशन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन और ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। तो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर इसी थ्योरी के ऊपर बनता है कि इसको रेप्लिकेट करने के लिए हमको किसी भी तरीके का
न्यूक्लियस में हमको नहीं चाहिए कि वहां पे डिवीजन हो, ये अपने आप डिवाइड कर सकते। तो जो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर पहला बना था उसको हमने कहा था PBr322। अब PBr322 को देखो तो यहाँ पे P जो है उसका मतलब निकल के आ रहा है प्लाज्मिड, B जो है उसका मतलब निकल के आ रहा है बॉलीवर, और R का मतलब निकल के आ रहा है रोड्रिग्यूज। और 322 का नंबर निकल के आ रहा है नंबर ऑफ सिंथेसिस इन लैब। मतलब PBr322 में P का मतलब है कि ये प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है। प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर बनाया किसने? तो दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है बॉलीवर और रोड्रिग्यूज। दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको क्या किया है? बनाया है। अब ये 322 का मतलब क्या है? 322 का मतलब ये है कि बॉलीवर और रोड्रिग्यूज जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कोई एक वेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो 321 एक्सपेरिमेंट के बाद जो 322वां एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने बनाया वो 322 है। तो 321 एक्सपेरिमेंट के बाद 322वें नंबर पे बना हुआ वेक्टर है ये। अब इस वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है इस वेक्टर की। तो पहली बात, प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है तो सर्कुलर होगा। इस बात को पहले ही समझ जाओ कि अगर प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है तो वो होगा सर्कुलर डीएनए, क्योंकि प्लाज्मिड खुद क्या होता है? सर्कुलर होता है। डबल स्ट्रैंडेड होगा क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड के फॉर्म में पाया जाता है प्लाज्मिड में। और कोवेलेंटली क्लोज्ड होगा, तो इट इज डबल स्ट्रैंडेड कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। तो ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए है, और ये है PBr322। अगर इसके साइज की अगर हम लोग बात करें तो इसका साइज निकल के आता है 4363 बेस पेयर। इसको शॉर्ट में 4.3 किलो बेस पेयर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पहला चीज कि इसका साइज होता है ओनली और ओनली 4.3 केबी का। इसके अलावा क्या पाया जाता है? तो इसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है ओरी सीक्वेंस। ओरीसी, ठीक। ये जो ओरीसी सीक्वेंस है ना, ये हम लोग लिए हैं इवन प्लाज्मिड से। और कोल इवन प्लाज्मिड जो होता है ये रिलैक्स्ड प्लाज्मिड होता है। तो अगर तुमको कॉपी नंबर ज्यादा चाहिए तो कॉल इवन प्लाज्मिड का ओरी ले लो। इसके अलावा हमने क्या बोला था कि जो वेक्टर होते हैं उसके पास कम से कम दो सिलेक्शन मार्कर होने चाहिए। तो इसके पास भी दो सिलेक्शन मार्कर होते हैं। अब सिलेक्शन मार्कर क्या होते हैं? तो सिलेक्शन मार्कर कुछ ऐसे जीन्स हो सकते हैं जिसके प्रोडक्ट से कुछ ऐसे प्रोटीन बनते हो या फिर ऐसे केमिकल्स बनते हो जो उस बैक्टीरिया को कुछ ऐसी क्वालिटीज प्रदान करते हो जिसके कारण क्या हो जाए? उसका सिलेक्शन इजी हो जाए। तो यहाँ पे दो सिलेक्शन मार्कर कौन कौन सा है? तो यहाँ पे एक जीन जो है वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जीन, और एक जो है वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन। अब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जो जीन है वो क्या करेगा? इट प्रोवाइड एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन क्या प्रदान करेगा हम लोग को? प्रोवाइड करेगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब देखो, अगर कोई एक बैक्टीरिया है तुम्हारे पास, ये बैक्टीरिया था,
उसका जीनोमिक डीएनए था, और उसके जीनोमिक डीएनए के अलावा तुमने एक वेक्टर डाल दिया, और ये वेक्टर तुम्हारा PBR322 है। तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि अब ये बैक्टीरिया को जब तुम एम्पिसिलिन दो चाहे टेट्रासाइक्लिन दो, ये सरवाइव कर जाएगा, जबकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के केस में मर जाते हैं। तो देख, बहुत सारा पॉपुलेशन होगा बैक्टीरिया का, बहुत सारे पॉपुलेशन में से वो पॉपुलेशन जिसमें हमारा PBR322 गया है, वो एंटीबायोटिक के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा और सरवाइव कर पाएगा। तो जो बैक्टीरिया की कॉलोनी एंटीबायोटिक वाले कल्चर में ग्रो कर गया, मतलब समझ जाओ कि ये बैक्टीरिया के पास तुम्हारा PBR322 चला गया है। इसे समझ में आ जाएगा तुमको कि हाँ, ये हमारा बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमारा वेक्टर इंसर्ट हो चुका है। तो तुम इसको क्या कर पा रहे हो, सेलेक्ट कर पा रहे हो। इसीलिए ये जो दो मार्कर है इनको क्या कहा जा रहा है, सिलेक्शन मार्कर कहा जा रहा है। ठीक है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट दो सिलेक्शन मार्कर हो गए। लेकिन ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जो जीन है ना, उसमें 11 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, और ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का जीन है इसमें 6 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, और ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के बीच में 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है। तो ये टोटल हो गया तुम्हारा हिसाब किताब। अब कल जो हमने वेक्टर की क्वालिटीज लिखी थी, एक एक करके क्वालिटी बोलते जाओ और देखते जाओ क्या वो क्वालिटी इसके पास है क्या, PBR322 के पास। चलो बोलो, पहली क्वालिटी क्या थी, वेक्टर की पहली क्वालिटी या फिर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? Size of vector should be minimum. साइज ऑफ वेक्टर शुड बी मिनिमम। साइज के हिसाब से देखो कितना बेस पेयर का है, ओनली और ओनली 4.3 KB का। सबसे पहला बना हुआ है ये, फिर भी 4.3 KB का है। दूसरा क्या कैरेक्टर था? Vector should have restriction site. अब देखो, वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। 11 रेस्ट्रिक्शन साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में, उसके अलावा तुम्हारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में तुम्हारे 6 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट हो गए, बीच में 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट देखने को मिल रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या था? Vector should be selection marker. वेक्टर के पास सिलेक्शन मार्कर होना चाहिए, और एक से ज्यादा सिलेक्शन मार्कर बेनिफिशियल होता है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, दो सिलेक्शन मार्कर हमारे लिए बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद ये बोला गया था कि ओरी होना चाहिए, और ओरी होना चाहिए तुम्हारे रिलैक्स्ड प्लाज्मिड का। तो हमने यहाँ पे कॉल इवन का क्या ले लिया, ओरी ले लिया। उसके बाद हमने लास्ट में बोला था मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए। तो हाँ, देख तो रहे हैं हम, टेट्रासाइक्लिन में 11 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, और इनमें से कहीं पे भी हम लोग क्लोनिंग कर सकते हैं। एक ही साइट नहीं है, कई सारे साइट है जहां पे हम लोग क्लोनिंग कर सकते हैं। एम्पिसिलिन में खुद 6 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है जहां पे क्लोनिंग किया जा सकता है। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, MCS इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के जीन में एक्स्ट्रा MCS को इंसर्ट कर सकते हो। और ये जो MCS होगा, टेट्रासाइक्लिन में खुद 11 रेस्ट्रिक्शन साइट है, उनमें से किसी भी एक साइट में MCS इंसर्ट कर दो और उसके पास मोर देन 40 रेस्ट्रिक्शन साइट होगा। तो अगर MCF को तुमने इंसर्ट कर दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले में या फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले जीन में, तो 40 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट तुम लोग को और मिल जाएंगे एक्स्ट्रा।
तो इस तरीके से तुम्हारा PBr322 का सिंथेसिस कराया गया, बहुत सारे सीक्वेंस को फ्यूज करके प्लाज्मिड में। ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लोनिंग कैसे करना है हम लोग को। तो सिंपल सा चीज है, देखो मान लो ये हो गया हमारा PBr322। हमने क्या किया, पहले इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया। अब देखो हमने बोला है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट में 11 रेस्ट्रिक्शन साइट है, एम्पीसिलिन में 6 रेजिस्टेंट साइट है, बीच में 3 रेजिस्टेंट का साइट है, अगर MCS है तो और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन के साइट है। ये जो साइट होते हैं वो अलग अलग एंजाइम के लिए होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करोगे वही रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट लगेगा, उसके अलावा कहीं पे भी कट नहीं लगेगा। तो मान लो कि एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने लिया जो कि टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन में प्रेजेंट जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उसमें कट लगा दिया। ये PBr322 है, एक तरफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन है, एक तरफ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जीन है। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब कट लगाया तो वेक्टर में क्या हो गया, एक कट लग गया, डबल स्ट्रैंडेड कट लग गया। अब तुमको ये चीज तो पता है ना कि 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है और 3 प्राइम के ऊपर हाइड्रोक्सी। अब जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने की वजह से ये DNA जो वेक्टर है वो कट ओपन तो हो गया है, लेकिन कट ओपन होने के बाद सेल्फ सीलिंग हो सकती है। क्या हो सकता है, वेक्टर का सेल्फ सीलिंग हो सकता है। तो वेक्टर का सेल्फ सीलिंग ना हो उसके लिए हम लोग कौन सा एंजाइम से ट्रीटमेंट देंगे इस वेक्टर को, थोड़ा सा बताना। अल्कालाइन फॉस्फेटेज। यस, अल्केलाइन फॉस्फेटेज को यूज करेंगे हम लोग। एल्कलीन फॉस्फेटेज। हाँ, एल्केलाइन फॉस्फेटेज से हम लोग ट्रीट कर देंगे ताकि सेल्फ सीलिंग ना हो। अब सेल्फ सीलिंग क्यों नहीं होगी, अल्केलाइन फॉस्फेटेज ऐसा क्या कर रहा है कि सेल्फ सीलिंग नहीं होगी, थोड़ा सा बताओ तो। 5 प्राइम से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है। यस, 5 प्राइम से क्या करता है, वो फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है। अब 5 प्राइम से फॉस्फेट ग्रुप हटने का मतलब है कि 5 प्राइम पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ मिलके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को अपना डिजायर्ड डीएनए देना है। डिजायर्ड डीएनए वो डीएनए होता है जिसका हमको क्लोनिंग करना है। अब ये रहा डिजायर्ड डीएनए जिसके 5 प्राइम पे फॉस्फेट और 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। बस अब ये जो डिजायर्ड डीएनए दिया है उसके पास फॉस्फेट तो है, वो क्या करेगा, वो आराम से पहले वेक्टर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, कुछ ऐसे। और इसके 5 प्राइम पे क्या है, फॉस्फेट तो है ही है, 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सी है ही है। बस अब हम लोग को क्या करना है, एक एंजाइम दे देना है जो इसको, कौन सा एंजाइम है जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का सिंथेसिस करवा सकता है। डीएनए लाइगेज। यस, डीएनए लाइगेज में हम लोग T4 डीएनए लाइगेज को यूज कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए लाइगेज है वो यूज कर रहे हैं। और T4 डीएनए लाइगेज को कोफैक्टर के रूप में चाहिए होती है ATP। बस
यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सील हो जाएगा। और सील होने का मतलब ये है कि जो हमारा वेक्टर है उस वेक्टर के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए पहुंच चुका है। लेकिन जब हमारा वेक्टर के अंदर डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस पहुंचा तो एक काम हो गया, वो समझो क्या हो गया। पहले यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन हुआ करता था, जो कट लगा वो कहां पे लगा, टेट्रासाइक्लिन वाले जीन में ही लगा। हमने 5 प्राइम से फॉस्फेट हटाया तो भी टेट्रासाइक्लिन वाला जीन था। लेकिन अब टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के बीच में क्या हो चुका है, एक सीक्वेंस आके इंसर्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, टेट्रासाइक्लिन वाले जीन में एक सीक्वेंस आके इंसर्ट हो चुका है, लेकिन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जीन अभी भी प्रेजेंट है। तो ये था तुम्हारा ओरी सीक्वेंस, ये है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जीन। यहां पे कभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के जीन के बीच में हमारा डिजायर्ड डीएनए आ गया। अब डिजायर्ड डीएनए जब क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के जीन के बीच में आ गया, तो टेट्रासाइक्लिन के जीन का क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलेंगे। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक जीन है, मान लो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, वो इसका पार्ट नहीं है, तुम लोग चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी बना सकते समझने के लिए। मान लो ये कोई एक जीन है, जीन है तो उसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन के कारण क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। लेकिन गलती से क्या हो गया, किसी दिन इस जीन के बीच में एक दूसरा डीएनए आ गया, जैसे ट्रांसपोजोन आ गया। अब जैसे ही जीन था, जीन के बीच में ट्रांसपोजोन आने का मतलब क्या है, अभी भी इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस बीच में आ गया है, तो ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है पहले बंद हो जाए, लेट से बंद हो, लेकिन अगर एमआरएनए बन भी गया तो ये जो प्रोटीन बनेगा वो फंक्शनल होगा क्या, प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली कुल मिला के जो जीन का फंक्शन हुआ करता था, वो फंक्शन करने वाला प्रोटीन बनेगा नहीं, और फंक्शन करने वाला प्रोटीन नहीं बनेगा तो जीन का एक्सप्रेशन क्या हो चुका है, बंद कर दिया गया है, इनएक्टिवेट हो गया है। उस जीन का प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और बन भी रहा है तो काम नहीं कर रहा है। इसको कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझ में आया? तो तुम्हारे टेट्रासाइक्लिन का क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। अब इसका यूज हम लोग को करना तो पड़ेगा। टेट्रासाइक्लिन का जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है उसका कैसे होगा, सिंपल सा काम करते हैं। पहले बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड को पहुंचाने का व्यवस्था बनाते हैं, और पहुंचाने का व्यवस्था को साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बैक्टीरिया, देखो होस्ट क्या है, होस्ट कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होगा जो कि प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रदान करेगा रेप्लिकेशन के लिए। अब ये वेक्टर प्लाज्मिड का बना हुआ है, और प्लाज्मिड को बेहतर इन्वायरमेंट बैक्टीरिया दे सकता है। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर तुमको जीन को पहुंचाना है, क्या करना है, जीन को पहुंचाना है, और जीन कौन सा है यहाँ पे, वेक्टर। अगर वेक्टर को हमको क्या करना है, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाना है, तो उसको बोलेंगे हम लोग होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये टर्म याद रखना। जब भी बैक्टीरिया के अंदर हम लोग बाहर से डीएनए को पहुंचा रहे हैं, उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जैसे ही एनिमल के केस की बात करते हैं हम लोग,
एनिमल के केस में उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्रांसफेक्शन। इन केस ऑफ एनिमल उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं क्या कहा जाता है, ट्रांसफेक्शन कहा जाता है। बैक्टीरिया को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, जबकि एनिमल सेल को ट्रांसफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है, तो चलो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर डालना है तो उसको कहा जाता है होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत सारा तरीका है हम लोगों के पास। जैसे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड फॉलोड बाय हीट शॉक दे सकते हैं। याद करो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग सीखे थे, कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट दो और उसके बाद उसका टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाओ और गिरा दो, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो लिपिड है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकते हैं और हमारा जो भी वेक्टर है वो वेक्टर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करा लिया जाएगा। या फिर पीईजी मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज कर सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोपोरेशन हो सकता है, या फिर कोई भी दूसरा मेथड उठा लो जिससे तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाए। अब होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो क्या पूरे के पूरे सेल ट्रांसफॉर्म होंगे? नहीं, तुमको 3 तरीके के सेल मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तुमको 3 तरीके के सेल मिलेंगे। पहले तरीके के जो सेल्स होंगे उनमें उनका जीनोमिक डीएनए होगा, लेकिन वेक्टर नहीं होगा। दूसरे तरीके का सेल, और ये रहा तीसरे तरीके का सेल। पहले तरीके का सेल जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल का मतलब जिसके पास वेक्टर आया ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स ऐसे ही होंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड जिनके पास वेक्टर आया ही नहीं है। कुछ सेल्स ऐसे हो सकते हैं जो प्रॉपर ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं। प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, ये रहा हमारा वेक्टर और वेक्टर के अंदर ये रहा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये रहा वेक्टर के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है ना कि प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन वेक्टर के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं, वेक्टर के अंदर कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड बाय नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बताओ कि इन दोनों में से जो दोनों ट्रांसफॉर्म्ड हुए वाले बैक्टीरिया हैं, इन दोनों में से हमारे यूज वाला कौन सा है? हमारे यूज वाला कौन सा है? सर बीच वाला क्या बोले, क्या है? इट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। और ये ऐसा है नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सही वाला सेकेंड वाला। सेकेंड हाँ जी, वाला हम लोग सेकंड को वाला काम ही चुका है, क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसी सेकेंड वाले में है, बाकी किसी में नहीं किया। क्लोनिंग का मतलब ही है ना कि हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी नंबर इंक्रीज करना चाहते। जीन ऑफ इंटरेस्ट का जब कॉपी नंबर इंक्रीज करना चाह रहे हैं हम लोग,
तो जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया के अंदर जाना तो चाहिए ना ट्रांसफॉर्म होके। तो हमारे काम का है ये ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला सेल। तो अब हमको क्या करना है, इसका सिलेक्शन करना। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि तुम रिकॉग्नाइज कर लो कि कौन सा सेल जो है वो तुम्हारा काम का है और कौन सा सेल तुम्हारे काम का नहीं। तो सिलेक्शन के लिए तुमको क्या करना है, मीडिया बनाना है। मीडिया बनाने के बाद इसमें कॉलोनी जो बैक्टीरिया की उसको पोर कर देना। क्या करना है, बैक्टीरिया की जो भी कॉलोनी है उसको पोर कर देना। मान लो कुछ कॉलोनी बनी हुई है, ये बैक्टीरिया का कल्चर हो गया। अब इस बैक्टीरिया के कल्चर में क्या करना है, तुमको एम्पिसिलिन डाल देना है। 2 से 3 घंटा कल्चर करो। 2 से 3 घंटा कल्चर करने के बाद इसमें क्या डाल दो, एम्पिसिलिन डाल दो। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एम्पिसिलिन डालने पे क्या होगा। सर बैक्टीरिया सरवाइव कर लेगा। कौन सा बैक्टीरिया सरवाइव कर लेगा? हम लोग के पास तो 3 तरीके के बैक्टीरिया है ना। तो सर ये रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट। कौन सा रिकॉम्बिनेंट? यहाँ सर मतलब यहाँ पे सेकेंड बीच और नंबर डाल। वाला। थर्ड, पहला सेकेंड और थर्ड दूसरा और नंबर के सरवाइव करेगा, पहला वाला डेथ हो जाएगा। यस, पहला वाला डेथ हो जाएगा। क्यों डेथ होगा? क्योंकि थोड़ा सा चीज समझे यहाँ पे ये वाला जो सेल है उसके वेक्टर की बात करूं, ये हो गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इधर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जीन अभी भी है, ओरी है। यहाँ पे भी ओरी है। यहाँ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जीन है और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन। इसके पास तो आया ही नहीं है, नो वेक्टर। इसके पास जब वेक्टर ही नहीं आया है तो ना तो इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जीन होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन होगा। तो एम्पीसिलिन डालने की वजह से नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स जो है वो मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? नॉन ट्रांसफॉर्म सेल का क्या हो जाना है, यहाँ पे डेथ हो जाना है एम्पीसिलिन डालने की। तो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल का डेथ हो गया, बच्चे केवल केवल कौन से सेल? ट्रांसफॉर्म सेल। अब ट्रांसफॉर्म सेल के सरवाइव करने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं उनके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जीन है। जिसके पास भी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जीन होगा वो सरवाइव करेगा। अब उसके पास एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट का जीन ही नहीं आया है, क्योंकि वेक्टर नहीं आया है, तो फिर ऐसे सेल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मारे जाएंगे। तो लो, ऐसे सेल्स जो नॉन ट्रांसफॉर्म थे वो मारेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन किसका हुआ? ट्रांसफॉर्म सेल्स का। और तुमको चाहिए भी था ट्रांसफॉर्म सेल्स, तो इस सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन हुआ यहाँ पे क्योंकि ट्रांसफॉर्म सेल्स ही सरवाइव किए। अब इसके बाद क्या करो, रेप्लिका प्लेटिंग करो। अब रेप्लिका प्लेटिंग कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा हम लोग। तो रेप्लिका प्लेटिंग बहुत इजी चीज है। तुम क्या करो, दो पेट्री पे दो पेट्री प्लेट ले लो, एकदम सिंपल सा चीज। पहले पेट्री प्लेट में तुमने एम्पीसिलिन डाला हुआ है, मीडिया में मीडिया था, मीडिया के साथ एम्पीसिलिन था। जब मीडिया के साथ एम्पीसिलिन था तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की कॉलोनी जो थी वो ग्रो कर रही थी। ठीक। तुमने क्या किया, इसके ऊपर एक मसलिन क्लॉथ लिया। मसलिन क्लॉथ मतलब मलमल का कपड़ा लिया, या फिर कोई दूसरा तरीका भी, तुम कोई एक मेम्ब्रेन भी यूज कर सकते हो, जैसे नायलॉन का मेम्ब्रेन यूज कर सकते हो।
मसलिन क्लॉथ या फिर नायलॉन जो है ना, उसको लिया तुमने और इस कॉलोनी के ऊपर रखा थोड़ी देर के लिए। जब मसलिन क्लॉथ को इन कॉलोनी के ऊपर रखो तो कुछ बैक्टीरिया इस मीडिया से मसलिन क्लॉथ के ऊपर लग जाएंगे, और तुमने क्या किया था, सेम ओरिएंटेशन नाप लिया था। सेम ओरिएंटेशन नापने के बाद उसी सेम ओरिएंटेशन में मसलिन क्लॉथ को क्या कर दिया, दूसरे मीडिया में डाल दिया। यहां पे मीडिया था, लेकिन इस बार तुमने क्या किया हुआ है, यहां पे टेट्रासाइक्लिन डाला है। रेप्लिका प्लेटिंग का मतलब यह होता है कि देखो, अब मसलिन क्लॉथ में जहां जहां पे बैक्टीरिया लगा होगा वहां वहां पे वो ग्रो करेगा। तो रेप्लिका का मतलब होता है सेम उसी तरीके की कॉलोनी दूसरे प्लेट में बन जाना, लेकिन यहां पे एम्पिसिलिन था, यहां पे टेट्रासाइक्लिन है। तो अब देखो, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन जो था वो क्या हो चुका है, नॉन फंक्शनल हो चुका है। उसका क्या हो चुका है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वहां पे तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जो जीन है वो प्रेजेंट है। अब जब मीडियम में तुम क्या करोगे, टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो केवल और केवल वही सेल सरवाइव कर पाएंगे जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन है। ये 4 कॉलोनी सरवाइव की, लेकिन बीच की जो 2 कॉलोनियां थी उन्होंने सरवाइव नहीं किया। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा बताओ। बीच की 2 कॉलोनियां, सर सर उसमें हम लोग के द्वारा जो बनाया गया वो मतलब जीन उसमें नहीं हो गया है, क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिन के बीच में हम वो होता है ना इंसर्ट। बीच वाले में हमारा क्या हुआ है, इंसर्ट हो जा गया है, जिसके कारण उसका जो टेट्रासाइक्लिन का वो जो था वो खत्म हो गया। मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इन्हीं 2 कॉलोनी में गया है, बाकी इन 4 में गया है क्या, नहीं। नहीं गया है। तो हमको सेलेक्ट किसको करना पड़ेगा, बीच वाले लोगों को कि साइड वाले लोगों को। बीच वाले का। तो ये तो तुम्हारा था रेप्लिका प्लेट। रेप्लिका प्लेट का मतलब सेम हम लोग उसी की कॉपी कर रहे थे, लेकिन हम लोग के पास मास्टर प्लेट तो रखा हुआ है। तो बीच वाली कॉलोनी मरी, इसका मतलब मास्टर प्लेट में जो बीच वाली कॉलोनी है वो कॉलोनी कैसी है, ट्रांसफॉर्म्ड वाली। अब ट्रांसफॉर्म्ड को पहचानने के लिए हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म्ड वाले को मार दिया। इस तरीके का सिलेक्शन कहलाता है निगेटिव सिलेक्शन। तो निगेटिव सिलेक्शन के बाद हम लोग को ये पता चल गया कि हाँ, ये वाला कॉलोनी और ये वाला कॉलोनी ट्रांसफॉर्म्ड है। इसको पिक कर दो और इसका सब कल्चर करवा दो। सब कल्चर का मतलब है उसको पिक करो और दूसरी कॉलोनी में क्या करते जाओ, जिसमें एम्पिसिलिन हो कल्चर करवाते जाओ। एम्पिसिलिन डालने का फायदा ये होगा कि दूसरे बैक्टीरिया जो इस मीडिया को क्या कंटामिनेट कर सकते थे वो कंटामिनेशन नहीं होगा, और हमारी ये कॉलोनी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, साथ ही साथ जो प्लाज्मिड है उसका पॉपुलेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे प्लाज्मिड का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे तुम्हारे जीन का कॉपी नंबर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लास्ट में बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, लाइसिस करना है, डीएनए को आइसोलेट कर लेना है, सिंपल। आया बात समझ में, हाँ या नहीं। यस सर। तो चलो क्वेश्चन आ पूछते गया हैं। सर, एक बार स्लाइड को ऊपर खिसका दीजिएगा एक बार, थोड़ा सा के लिए, यहाँ पे, और थोड़ा, यहाँ पे, और सर थोड़ा सा, यहाँ पे। हाँ
हो गया सर। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर था, उसके पास दो सिलेक्शन मार्कर थे। एक था तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और दूसरा था फ्यूजिडिक एसिड रेजिस्टेंट, सॉरी, हाँ फ्यूजिडिक एसिड रेजिस्टेंट। दो जीन थे, दो सिलेक्शन मार्कर थे। इसके पास ओरी था फ्रॉम कोल E1। हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया इन फ्यूजिडिक एसिड रेस्ट्रिक्शन साइट। फ्यूजिडिक एसिड का जो रेस्ट्रिक्शन साइट था, हमने क्या कर दिया, उसमें उसको इंसर्ट कर दिया। तो बताओ सिलेक्शन, निगेटिव सिलेक्शन कैसे होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया है? एक प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है, उसमें कॉल E1 का ओरी है, दो सिलेक्शन मार्कर था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का, फ्यूजिडिक एसिड का। निगेटिव सिलेक्शन कैसे करोगे? सर तो अभी जो किए सेम वैसे ना करना होगा। हाँ सेम तो वैसे ही यहाँ करना। क्या होगा, फ्यूजिटिक मतलब लास्ट में हम लोग टेट्रामाइसिन दिए थे, तो यहाँ फ्यूजिटिक एसिड देना पड़ेगा। तो देखो, निगेटिव सिलेक्शन का मतलब ये है कि तुम सीधे फ्यूजिटिक एसिड नहीं दोगे, क्योंकि अगर तुम सर ये सीधे बाद में। डायरेक्ट, हाँ बाद सर में। उसका जैसे रेप्लिका प्लेटिंग करने के बाद फ्यूजिटिक एसिड देने के बाद जो हम लोग का मीडिया है, जो रेप्लिका प्लेट है, वहां से मतलब अपना जो है उसको पिक कर लेंगे जिसमें ना डिजायर्ड ना, जीन है, रिकॉम्बिनेंट है। रेप्लिका प्लेट से नहीं पिक करेंगे। रेप्लिका प्लेट में तो वो मर जाएगा ना, निगेटिव सिलेक्शन हो रहा है। से पहले ही पहले ही नहीं, मतलब मास्टर मीडिया पर मास्टर प्लेट एम्पिसिलिन। में। हाँ पहले हम लोग मास्टर। क्या करेंगे, पहले हम लोग पॉजिटिव सिलेक्शन करेंगे ही करेंगे, उसके बाद निगेटिव पे जाएंगे। पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले टेट्रासाइक्लिन डालेंगे ताकि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मर जाएं और ट्रांसफॉर्म्ड वाले सरवाइव करें। पॉजिटिव सिलेक्शन हो गया। अब ट्रांसफॉर्म्ड वाले जो सरवाइव किए उनका क्या करो, रेप्लिका प्लेट करो। और रेप्लिका प्लेट करने के बाद उसके बाद निगेटिव सिलेक्शन करो, फ्यूजिडिक एसिड डालो, रेप्लिका प्लेट में डालो। मास्टर प्लेट वैसे ही रहेगा, रेप्लिका प्लेट में तुम लोग फ्यूजिडिक एसिड डालोगे। तो जैसे यहां पे हुआ, ये देखो मास्टर प्लेट था, ये रेप्लिका प्लेट था। तो जो दूसरा वाला एंटीबायोटिक जो है वो हम लोग किस में डालते हैं, रेप्लिका प्लेट में। जिसके कारण रेप्लिका प्लेट में क्या हो जाता है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्म्ड वाले सेल मर जाते हैं। तो मास्टर वाले प्लेट से हमको उनको पिक कर लेना है कि हाँ ये वाले हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं। इसीलिए इसको निगेटिव सिलेक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिजायर्ड सेल्स मारे जाते हैं। लेकिन डिजायर्ड सेल्स मारे जाते हैं रेप्लिका प्लेट में, मास्टर प्लेट में तो वो बचे रहते हैं। तो मास्टर प्लेट से तुम लेके उसका क्लोनिंग कर सकते, मतलब कॉपी नंबर इंक्रीज करवा सकते हो, उसको सब कल्चर कर सकते हो। आया कहानी समझ में? जी जी सर, सर। मास्टर प्लेट और रेप्लिका प्लेट में ही हम लोग नहीं कर पा रहे थे। यस।
तो ये हुआ तुम्हारा पहला प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर। अब एक काम करते हैं, दूसरे प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर पे चलते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं PUC 1890। हाँ, PUC में P का मतलब वही है प्लाज्मिड, UC का मतलब सर, हाँ तो सर जो प्लाज्मिड बनाते समय ही हम लोग को मतलब उसका मार्कर सेट करना पड़ेगा? मार्कर तुम्हारे पास पहले से रहेगा, तुमको वेक्टर खरीदना पड़ेगा। तुम PBR322 खरीद रहे हो तो लोग खुद बताएंगे कि कौन कौन सा सिलेक्शन मार्कर है, कौन से सिलेक्शन मार्कर में कौन सा एंटीबायोटिक के लिए, सॉरी कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, तो तुमको डिसाइड करना है कि तुमको कहाँ पे इंसर्ट करना है। जी सर। तो अब P का मतलब PUC 1819 पढ़ रहे हैं। PUC 1819 में क्या है? PUC 1819 में P का मतलब है प्लाज्मिड और UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लैब में बना हुआ एक वेक्टर है PUC 1819 का मतलब समझ में ही आ गया होगा, 18वां या फिर 19वें नंबर पे बना हुआ वेक्टर। अब इसको देखो तो ये भी क्या होता है, प्लाज्मिड है तो सर्कुलर DNA ही होगा। लो, प्लाज्मिड है तो सर्कुलर हो गया। इसके पास भी क्या है, एक ओरी सीक्वेंस है जो कि हमने कोल E1 से ही लिया है। इसके पास PBR322 के जैसा ही एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जीन भी है। लेकिन यहां पे हमने क्या किया है, एक अच्छा काम किया है। यहां पे हमने क्या किया है, लेक जेड अल्फा को क्या कर दिया है, उसका जीन को डाल दिया। लेक जेड अल्फा या फिर इसी को लेक जेड प्राइम भी कहा जाता है। लेक जेड अल्फा या फिर लेक जेड प्राइम कहा जाता है। और इस लेक जेड अल्फा का ये रहा प्रमोटर सीक्वेंस, और इस प्रमोटर सीक्वेंस के बाद ही क्या है, एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। और इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट में अगर इसके बेस पेयर की बात करो तो 2100 बेस पेयर का हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट इंसर्ट करवा दिया। जिसमें बहुत सारे, तो इतनी सारी चीज है। ये हो गया तुम्हारा PUC। साइज की अगर बात करो तो इसका साइज निकल के आता है 2.6 kb। 2.6 kb का मतलब 2600 बेस पेयर का है तुम्हारा PUC। अब इसमें कुल मिला के देखो, तो किससे मिलता जुलता चीज है, तो ये मिलता जुलता चीज है PBR से ही। लेकिन यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की जगह पे हमने लेग जेड अल्फा या फिर लेग जेड प्राइम का जीन डाला। अब ये लेग जेड अल्फा या फिर लेग जेड प्राइम क्या करता है, तो लेग जेड का काम पता है, लेग ओपेरॉन में लेग जेड का काम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करना। और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है ना, कितने सब यूनिट का मिलकर बना हुआ होता है, 4 सब यूनिट का मिलकर बना हुआ होता है। और इस 4 सब यूनिट को एनकोड करने के लिए लेग जेड के अलग अलग हिस्से जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो लेग जेड अल्फा या फिर जो लेग जेड प्राइम है, ये कोड कर रहा होता है अल्फा सब यूनिट को।
लेग जेड अल्फा या फिर लेग जेड प्राइम जो होता है वो अल्फा सब यूनिट को कोड कर रहा होता है, बाकी दूसरे जो जीन होते हैं बीटा गामा डेल्टा वो लोग दूसरे दूसरे सब यूनिट को क्या कर रहे होते हैं, कोड कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली साइटोसोल में चारों सब यूनिट मिलके एक फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो फिर ये जो होस्ट है, मतलब ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड तब काम करता है जब हम एकदम स्पेसिफिक वाला होस्ट ले लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे एक स्पेसिफिक होस्ट लेंगे, और ये जो स्पेसिफिक होस्ट होगा ना, इस्चेरिचिया कोलाई का एक पर्टिकुलर स्ट्रेन होगा। यहाँ पे इस्चेरिचिया कोलाई का एक पर्टिकुलर स्ट्रेन हम लोग ले रहे हैं, जो है इस्चेरिचिया कोलाई DH5 अल्फा। ये होस्ट लेंगे, और इस होस्ट की बात करेंगे तो ये होस्ट जो होगा उसके पास लेग जेड अल्फा या फिर जिसको लेग जेड प्राइम भी हम लोग बोल रहे हैं वो म्यूटेटेड होता है। इसका लेग जेड अल्फा या फिर लेग जेड प्राइम म्यूटेटेड होता है, मतलब इसके पास नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। और जैसे ही इस 5 अल्फा वाले में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला होस्ट को ट्रांसफॉर्म कर, मतलब ये वाले वेक्टर को इंसर्ट करवा देंगे। तो ये वेक्टर जैसे ही इंसर्ट होगा इस लेग जेड म्यूटेटेड वाले होस्ट में, तो लेग जेड अल्फा मिल जाएगा तुमको प्लाज्मिड पे, बाकी जीन जो है वो तुमको मिल जाएगा जीनोम पे, मिलके तुम्हारा फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है। हाँ या नहीं? ये चीज समझ में आया कि होस्ट के पास लेग जेड अल्फा म्यूटेटेड है, बाकी सब जीन है लेग जेड अल्फा म्यूटेटेड। अगर हम लोग उस होस्ट के अंदर ये वाला प्लाज्मिड डाल दें, तो ये वाला प्लाज्मिड में देखो इसका खुद का प्रमोटर का सीक्वेंस है ही है, लेग जेड अल्फा का जीन भी है। तो होस्ट के अंदर जाने के बाद होस्ट की मशीनरी का यूज करते हुए यहाँ प्रमोटर से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन और लेग जेड अल्फा बन जाएगा। बाकी ये इस्चेरिचिया कोलाई जिसमें अल्फा म्यूटेटेड है, बाकी सब यूनिट के जीन तो फंक्शनल हैं, तो बीटा गामा डेल्टा जो है वो ये होस्ट बना लेगा, अल्फा वेक्टर से बनेगा, साइटोसोल में मिलके क्या हो जाएगा, एक फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है पीयूसी का। अब पीयूसी में जब हम लोग क्लोनिंग करते हैं तो क्लोनिंग करते हैं इन द मल्टीपल क्लोनिंग साइट। हाँ हेलो सर, इस हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस को कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस बोलेंगे? अभी सिलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, अभी क्लोनिंग कर लेते हैं फिर सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं। चले क्लोनिंग करते हैं। पहले क्लोनिंग हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? क्लोनिंग कर रहे हैं इन द मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ये दिख रहा है मल्टीपल क्लोनिंग साइट कहाँ पे है? लेग जेड अल्फा के बिल्कुल बीच में है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे, तो वही चीज होगा। ये है तुम्हारा प्लाज्मिड, रेस्ट्रिक्शन साइट से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एल्केलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट करोगे। एल्केलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट करने के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे वेक्टर के साथ, और वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद डीएनए लाइगेज डाल दोगे। डीएनए लाइगेज की वजह से हमारा वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सील हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट में एंटर करेगा, वैसे ही देखो लेग जेड अल्फा का जो जीन है वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, और लेग जेड अल्फा का क्या हो जाएगा, अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सही तरीके से मल्टीपल क्लोनिंग साइट में इंसर्ट हुआ तो लेग जेड अल्फा का क्या हो जाना है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाना। अब देखो जब तुम ये प्रोसेस करा रहे होते हो ना, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना, एल्केलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट करना, वेक्टर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए लाइगेज से सील कर देना, इस टाइम में कभी कभी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे वेक्टर के साथ नहीं जाता है, वेक्टर खुद आपस में चिपक जाता है।
कभी कभी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेक्टर के साथ चिपक जाता है। तो दो तरीके, जब सीलिंग होती है तो दो तरीके की सीलिंग होती है। एक तरीके की सीलिंग में क्या होता है, सेल्फ सीलिंग हो जाता है। सेल्फ सीलिंग का मतलब क्या है, वेक्टर जो है वो खुद अपने आप चिपक जाएगा। और एक तरीके की सीलिंग ऐसी होती है जिसमें तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वहां पे इंसर्ट हो जाता है। तो डीएनए लाइगेज जब दे रहे हो तो दो तरीके की सीलिंग हो सकती है, एक तो सेल्फ सीलिंग और एक हो सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट की सीलिंग। तो जहां पे सेल्फ सीलिंग हुई है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, और ये जो है रिकॉम्बिनेंट होता है। तो हमारे काम का कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला कि रिकॉम्बिनेंट वाला? रिकॉम्बिनेंट। यस। रिकॉम्बिनेंट वाला सर। लेकिन हम लोग के पास मिक्सचर में तो दोनों है। हम लोग दोनों को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करवाते हैं, होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सर होता ये समझे सेल्फ सीलिंग और ये क्या है मतलब? है। जब हम लोग क्या किए, वेक्टर को काटे, ये वेक्टर है, वेक्टर को काटे, एल्केलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट किए और उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट दिए। तो होना तो ये चाहिए था कि वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए लाइगेज के प्रेजेंट में सील हो जाए। होता भी है कई बार कि जीन ऑफ इंटरेस्ट सील होता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्म वेक्टर बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वेक्टर ओपन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया, तो वेक्टर ही एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और सेल्फ सील हो जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर बनेगा। ठीक, अब हम लोग को क्या कराना है, सेम उसी सॉल्यूशन में हो रहा है। हम लोग एक ही वेक्टर तो लिए नहीं है, हजारों वेक्टर को हम लोग लेते हैं, हजारों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, हजारों जीन ऑफ इंटरेस्ट जाता है उसमें। इस हजारों जीन ऑफ इंटरेस्ट में से बहुत कम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेक्टर के साथ लाइगेट होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ सील होते हैं। तो सेल्फ सीलिंग से बचने का एक तरीका तो हम लोग अपना लिए थे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ट्रीट करना। लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, लाइगेज डालने के बाद सेल्फ सीलिंग हो सकती है। हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि सेल्फ सीलिंग होती, सेल्फ सीलिंग होती है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी सील होता है। तो वो जो सॉल्यूशन था जिसमें हजारों तुमने वेक्टर लिए थे, हजारों जीन ऑफ इंटरेस्ट, सब कुछ जो है वेक्टर नॉन रिकॉम्बिनेंट है और कुछ वेक्टर जो है वो रिकॉम्बिनेंट। तुम उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को क्या करोगे, अब ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे, होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। तो होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आफ्टर होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन तीन टाइप के सेल मिलेंगे, पता है ना? एक तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब ऐसा सेल जिसके पास ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट गया है ना तो रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड गया, ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट गया है ना ही रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर गया है, तो ऐसे सेल्स कहलाते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। दूसरे तरीके के सेल्स हो सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब जिनमें नॉन रिकॉम्बिनेंट या फिर रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर तो गया। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म्ड भी कितने तरीके का हो सकता है, दो तरीके का। एक में नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर हो सकता है, ऊपर वाले चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग कि कैसे हो रहा है ये चीज। तो तीन तरीके के सेल हो सकते हैं, एक नॉन ट्रांसफॉर्म सेल हो सकता है, दूसरा ट्रांसफॉर्म सेल हो सकता है। नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स के पास कोई भी वेक्टर नहीं होता है, कंटेन नो वेक्टर। जबकि कुछ सेल्स ट्रांसफॉर्म हुए होते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट वाला भी ही आ रहा है। दो तरीके के सेल हो सकते हैं ट्रांसफॉर्म में भी, एक ऐसा सेल जिसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट है वेक्टर, और एक ऐसा है जो कि रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट किसकी वजह से बना था, सेल्फ सीलिंग की वजह से बना था।
और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की सीलिंग की वजह से बना। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, तुमको मीडिया बनाना है। मीडिया को पेट्री प्लेट में डालना है। अब डालो एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन के साथ डालो एक्स गैल और उसके साथ डालो तुम आईपीटीजी। लेक ओपेरॉन सिस्टम याद आया? लेक ओपेरॉन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बड़ा जल्दी दही जम गया। जी सर। एक्सकेल और आईपीटीजी याद है? मोलिकुलर क्लासे नहीं जी किया हूँ सर, सर, लेकिन याद है सर, ये लेक ओपेरॉन तो पढ़ा था। आईपीटीजी और एक्सगेल के बारे में हम लोग पढ़े थे लेक ओपेरॉन में। आईपीटीजी क्या होता है, इंड्यूसर होता है, और एक्सगेल क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो अब देखो, मीडियम में एम्पीसिलिन डाला हमने। एम्पीसिलिन डालने का मतलब है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वाले सेल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वाले सेल्स मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि हमने इसमें एम्पीसिलिन डाला। अब याद करो, ये जो एक्स गैल होता है ना, टूटता है तो ब्लू कलर देता है। एक्स गैल जब टूटता है तो कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करता है, काम करने के बाद एक्स गैल टूटेगा तो वो ब्लू कलर देगा। लेकिन अब देखो, यहाँ पे दो तरीके के सेल हैं, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है और एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की बात यह है कि यहाँ पे फंक्शनल लेक जेड अल्फा है, जबकि यहाँ पे लेक जेड अल्फा का क्या हो गया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। क्या हो गया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। अब देखो, फर्स्ट केस में जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हैं उसके पास फंक्शनल लेग जेड अल्फा है, और फंक्शनल लेग जेड अल्फा की वजह से ये फंक्शनल लेग बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। और जैसे ही फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, वो एक्स गैल को तोड़ देगा, और एक्स गैल को तोड़ने की वजह से उसकी कॉलोनी जो है वो कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। लेकिन अपने काम के चीज पे आओ, ऐसा सेल जो ट्रांसफॉर्म तो हुआ है लेकिन लेक जेड अल्फा में ही जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हुआ, तो उसके कारण वहां पे वो सेल सरवाइव तो कर सकता है एम्पीसिलिन के प्रेजेंट में, क्योंकि एम्पीसिलिन का जीन तो है। लेकिन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पा रहा है, तो वो एक्स गैल को नहीं तोड़ पाएगा, और एक्स गैल को नहीं तोड़ पाएगा तो उसकी कॉलोनी जो है वो कौन से कलर की दिखाई देगी, व्हाइट कलर की दिखाई देगी। अब देखो, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव सिलेक्शन करने का झंझट है क्या, एक स्टेप का क्या हो गया, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो गया, और इसको कहा जाता है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग एक स्टेप में हो जाता है। अब तुम लोग ये बताओ कि नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स तो मारे जा चुके हैं, उनसे हम लोग को कोई हमदर्दी नहीं है अभी के टाइम पे। हमारे काम का कौन सा है, ये ब्लू वाला कॉलोनी की व्हाइट वाला कॉलोनी?
व्हाइट वाला। व्हाइट वाला। ब्लू कॉलोनी जो है वो हमारे काम का नहीं। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर है, सॉरी नॉन ट्रांसफॉर्म नहीं, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। तो कुछ नहीं करना, बस ये वाला कॉलोनी उठाओ और इसकी सब कल्चरिंग कर लो। व्हाइट वाले कॉलोनी की क्या कर लो? सब कल्चरिंग कर लो। व्हाइट वाले कॉलोनी की जैसे ही सब कल्चरिंग करोगे तो तुम्हारा डिजायर्ड वाला बैक्टीरिया जिसके अंदर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आराम से क्लोन होता चला जाएगा। सिंपल। इसी ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये हो गया तुम्हारा पीयूसी के बारे में। अब इंसर्ट साइज की बात कर लेते हैं। मतलब हम लोग का जो जीन ऑफ इंसर्ट है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो पीबीआर 322 हो या फिर पीयूसी 1819 हो, दोनों के केस में हमारा इंसर्ट साइज जो है वो 8 से 10 किलो बेस पेयर का हो सकता है। इंसर्ट साइज पीबीआर 322 चाहे पीयूसी 1819 में 8 से 10 केबी का हो सकता है। आराम से तुम 8 से 10 केबी डीएनए का क्या कर सकते हो? क्लोनिंग कर सकते हो बाय यूजिंग पीबीआर एंड पीयूसी। तो ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर। अब आते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेज वेक्टर के ऊपर। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं फेज बेस्ड वेक्टर। और फेज बेस्ड वेक्टर में हम लोग सर हाँ अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के पास अल्फा म्यूटेशन होता है। जैसे ही उसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर प्लाज्मिड नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला पहुंच गया, जैसे इस बैक्टीरिया के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड पहुंच गया तो अल्फा जो है वो प्लाज्मिड की वजह से मिल जाएगा, बाकी सब का जीन इसके पास है, मिलके फंक्शनल क्या हो जाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा। तो अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि अल्फा की जो कमी थी उस कमी को इस प्लाज्मिड ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो कमी को पूरा करना ही कहलाता है कॉम्प्लीमेंटेशन। तो अल्फा की कमी को पूरा कर दिया गया, इसीलिए इसको अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन। होस्ट के अंदर। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग फेज बेस्ड वेक्टर के ऊपर। और फेज बेस्ड वेक्टर में हम लोग जिस वेक्टर को यूज करते हैं वो टेम्परेट फेज होता है। और टेम्परेट फेज ऐसे फेज को कहा जाता है जिसमें लाइटिक और लाइसोजेनी साइकिल दोनों चल रही होती है। और ऐसा एक फेज हमने पढ़ लिया है जिसको लैम्डा फेज कहा जाता है। अब लैम्डा फेज को देखो तो लैम्डा फेज के जीनोम के बारे में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसके पास कुछ जीन्स होते हैं जिसमें से कुछ लाइटिक साइकिल में यूज हो रहे होते हैं और कुछ लाइसोजेनिक साइकिल में यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि बिल्कुल बीच में था C1।
C1 के अगल बगल में प्रोमोटर राइट, प्रोमोटर लेफ्ट थे। C1 के बगल में था क्रो, क्रो के बगल में था C2, C2 के बगल में था क्यू। वहीं पे अब इधर आ जाओ, C1 के इधर था तुम्हारा N, इधर था एक्सोजिनेस का जीन, और इधर था इंटीग्रेज का जीन। और टोटल जो साइज निकल के आया था, अच्छा बिल्कुल कोनों में होता है एक साइट जिसको कहा जाता है कॉस साइट। कॉस साइट के बारे में समझो, कॉस साइट क्या काम क्या होता है। कॉस साइट जो होता है वो 12 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। 12 बेस पेयर का सीक्वेंस करता क्या है, देखो फेज के अंदर जब तक इसका डीएनए रहता है वो लीनियर फॉर्म में रहता है। बैक्टीरियोफेज के अंदर जब तक इसका डीएनए रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, लीनियर फॉर्म में रहता है। एक कॉस से लेके दूसरे कॉस तक लीनियर फॉर्म। लेकिन जैसे ही ये वाला बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है, कहाँ पे, तुम्हारे बैक्टीरिया के। तो ये जो कॉस साइट होते हैं, अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो ये निकल के आता है कोहेसिव। कोहेसिव साइट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो 12 बेस पेयर के सीक्वेंस हैं वो इधर के 12 बेस पेयर के सीक्वेंस का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद एक दूसरे से चिपक सकते हैं और सर्कुलर डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके कारण जैसे इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद तुम्हारा कॉस साइट की वजह से लीनियर डीएनए जो होता है वो सर्कुलर हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर जाके। फिर या तो लाइटिक साइकिल चल सकती है या तो लाइसोजेनिक साइकिल चल सकती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं किस कंडीशन में लाइटिक चलती है, किस में लाइसोजेनिक चलती है। सर कोस साइट के बाद कौन सा है, इसका जीनोम सीक्वेंस है सर हम्म ये जो है उसका जीनोम सीक्वेंस है कोस्ट, इसके बाद 6 क्या लिखा है सर बीच में, नहीं समझ में आ रहा। कॉस के बाद इंटीग्रेज, ये सब सीक्वेंस है जो हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लिखे हुए हैं। ये सब जीन है इसके, इंटीग्रेज का जीन, एक्सोजिनेज का जीन, एन का जीन, C1 क्रो, C2, अच्छा एक C3 भी होता है जो एन के बगल में होता है, यहाँ पे C3 होगा। तो याद करो कौन कौन से जीन जो थे वो लाइटिक साइकिल में यूज हो रहे थे और कौन कौन से लाइसोजेनी में यूज हो रहे थे। लाइसोजेनी में यूज हो रहे थे C1, C2, C3, इंटीग्रेज, ये सब किस में यूज हो रहे थे, लाइसोजेनी साइकिल में यूज हो रहे थे। बाकी एक्सोजिनेज, एन, क्रो, क्यू, ये किस में यूज हो रहे थे, लाइटिक साइकिल में यूज हो रहे थे। तो जिसको हमने ब्लू कलर से मार्क किया है वो लाइटिक साइकिल के जीन है, और जिसको हमने ऑरेंज कलर से मार्क किया है वो लाइसोजेनिक साइकिल के जीन है। साथ ही साथ साइड में कॉस साइट होता है। कॉस साइट का काम बता दिया मैंने कि वो
डीएनए को सर्कुलराइज करने का काम आता है। और इसका जो टोटल साइज होता है वो होता है 48.5 किलो बेस पेयर, मतलब 48,500 बेस पेयर का होता है। अब इसे हम लोग वेक्टर कैसे बना सकते हैं? इससे वेक्टर बनाना बहुत आसान है। नॉन एसेंशियल जीन को रिमूव कर दो, और नॉन एसेंशियल जीन यहाँ पे कौन है? लाइसोजेनी साइकिल के जीन। लाइसोजेनी साइकिल के जीन को निकालोगे तुम तो क्या क्या निकल सकता है? एक इंटीग्रेज गायब हो जाएगा, C3 C1 C2 ये सब जीन क्या हो जाएंगे? यहां से गायब हो जाएंगे, डिलीट कर दिए जाएंगे। और डिलीट कर देंगे तो अब इसकी जो साइज है वो 48 बेस पेयर से घट के कितनी हो जाएगी? 35 केबी की हो जाएगी। लेकिन वायरस में एक खासियत होता है वायरस में खासियत ये होता है ना कि वायरस पैकिंग के लिए एकदम एक्चुअल लेंथ की लंबाई खोजता है, लेंथ खोजता है। पैकेजिंग जो होता है मैक्सिमम टाइम पे किस हिसाब से होता है? लेंथ के हिसाब से होता है। तो अगर 48 केबी का उसका जीनोम है तो उसके कैप्सिड में 48 केबी ही फिट होगा, ना तो 48 केबी से ज्यादा, ना तो 48 केबी से कम। तो 35 केबी का करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? इसमें 15 केबी तक का इंसर्ट डाल सकते हैं, ताकि उसकी लंबाई जो है वो किसके आसपास हो जाए? 49-50 के आसपास हो जाए। और तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है? सिंपल सा चीज किया हुआ है कि जो लैम्डा फेज था, जो कि एक टेम्परेट फेज होता है जिसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों के जीन पाए जाते हैं, उसमें से लाइसोजेनी साइकिल के जीन को हमने निकाल दिया है। और लाइसोजेनी के जीन को निकालने के बाद जो जगह बच रहा है उस जगह पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवा दिया है। और इंसर्ट करवाने के बाद होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कराया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वायरस का पैकेजिंग करना पड़ेगा। एक बार वायरस को पैक कर दो तो तुम्हारा जो जीन है बैक्टीरियोफेज का, उसमें तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा। एक बार जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया तो जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो अपने साथ साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी क्या कर देगा? पहुंचा देगा अंदर ऑफ बैक्टीरिया। अब होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन सेम उसी तरीके से करोगे। अब उसके बाद क्या होगा? एक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं, 3,000 4,000 5,000 एक बैक्टीरिया के अंदर। तो ऐसे ही बैक्टीरिया का नंबर बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे बैक्टीरियोफेज का नंबर बढ़ता चला जाएगा। और बैक्टीरियोफेज का नंबर बढ़ते के साथ साथ तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो होस्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर मान लो 500 वायरस आ जाए, और ऐसे ही तुम्हारे पास 500 बैक्टीरिया की कॉलोनी है। तो 500 बैक्टीरिया की कॉलोनी में टोटल 500 वायरस हो जाएंगे। तो कुल मिला के इतने बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस देखने को तुमको मिल सकते हैं। पता नहीं कितना हो गया, 2,50,000 वायरस। अब इस 2,50,000 वायरस जो तुमको मिले हैं, मतलब तुम्हारे जीन का कॉपी नंबर एक से बढ़ के कितना हो गया? 2.5 लाख हो गया। अब इस वायरस से तुमको जीनोम को क्या करना है? आइसोलेट करना है। तो तुम क्या करो? कल्चर का सेंट्रीफ्यूगेशन कराओ। सेंट्रीफ्यूगेशन करने की वजह से जो सेल डेब्रिस हैं वो पैलेट आउट हो जाएंगे।
सेल डेब्रिस पैलेट आउट होने के बाद सुपर नेटेंट लो, क्योंकि वायरस जो है वो कहाँ पे है, सुपर नेटेंट में। सुपर नेटेंट को प्रोटीएज से ट्रीट करो और डीएनए आइसोलेट कर लो। ये हो गया तुम्हारे फेज बेस्ड वेक्टर की थोड़ी सी जानकारी कि लेमडा फेज लो, लेमडा फेज से लाइटिक साइकिल के जीन निकाल के उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालो, वायरस में पैक करो, इन्फेक्ट करने छोड़ दो। जैसे जैसे बैक्टीरियोफेज अपना नंबर बढ़ाएगा वैसे वैसे तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में जो कल्चर है जिसमें तुम कल्चर कर रहे थे उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करो, नीचे जाएगा सेल डेब्रिस, वायरस आएगा सुपरनेटेंट में, सुपरनेटेंट को अलग करो, प्रोटीएज से ट्रीट करो, डीएनए आइसोलेट कर लो। सिंपल। लेकिन ये जो फेज बेस्ड वेक्टर होते हैं ना, वो दो तरीके के हो सकते हैं। ये जो लेमडा फेज वाले वेक्टर हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है तुम्हारा लेमडा इंसर्शन वेक्टर, और दूसरा होता है लेमडा रिप्लेसमेंट वेक्टर। इसमें इंसर्ट साइज छोटा होता है, इंसर्शन वाले में इंसर्शन साइज जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन इसमें इंसर्शन का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या निकल के आता है, लेमडा GT10, लेमडा GT11, लेमडा चारोन 16A। ये हो गए तुम्हारे लेमडा इंसर्शन वेक्टर के एग्जांपल। वहीं पे लेमडा रिप्लेसमेंट वेक्टर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, लेमडा EMBL4 या फिर लेमडा जेप। ये सब लेमडा रिप्लेसमेंट वेक्टर। लेमडा इंसर्शन वेक्टर जिसका इंसर्ट साइज छोटा होता है, लेमडा रिप्लेसमेंट वेक्टर जिसमें इंसर्शन का साइज जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो अल्टीमेटली ये हो गया तुम्हारा लेमडा फेज वेक्टर और उसके एग्जांपल फेज बेस्ड वेक्टर के। फेज बेस्ड वेक्टर के अलावा एक और तरीके का वेक्टर हो सकता है जिसको कहा जाता है कॉस्मिड। तो नेक्स्ट तरीके का वेक्टर जो है वो सर थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर दीजिए ना। यहाँ पे हो गया सर। चलो, तो फिर नेक्स्ट तरीके के वेक्टर के बारे में सीखते हैं जिसका नाम है कॉस्मिड। अब कॉस्मिड क्या है, तो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो कॉस और एक है मिड। याद करो थोड़ी देर पहले ही हम लोग एक चीज का बखान कर रहे थे जिसको बोल रहे थे हम लोग कॉस साइट। कितने बेस पेयर का, 12 बेस पेयर का, जो कि लेमडा फेज के साइड में पाया जाता है, वो कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड जो है वो तुम्हारा PBr322 भी हो सकता है या फिर PUC1819 भी हो सकता है। तो बस कुछ नहीं किया है तुमने, तुमने ये किया है कि प्लाज्मिड वेक्टर में कॉस साइट इंसर्ट करवा दिया। अब प्लाज्मिड वेक्टर में कॉस साइट इंसर्ट करवाने का मकसद क्या है, सिंपल सा मकसद है। मान लो ये हो गया प्लाज्मिड,
इसमें तुम्हारा ओरी है कोली 1 से। मान लो ये एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट का जीन है और यहाँ पे तुम्हारा लैक जेड अल्फा है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक कॉस साइट। कॉस साइट जब तक बैक्टीरिया के अंदर रहेगा तब तक चिपका हुआ रहेगा, उसके कारण प्लाज्मिड प्लाज्मिड के जैसे बिहेव करेगा। तो ये मिलजुल के बनता है PJB8 5.4 KB का। और इसमें लैग जेड अल्फा के बीच में ही क्या है, हमारा मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, जिसमें तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉस्मिड, क्योंकि यहाँ पे कॉस साइट है 12 बेस पेयर का और बाकी प्लाज्मिड का हिस्सा ही, प्लाज्मिड वेक्टर का। तब इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे किया जा सकता है इसका यूज? सिंपल सा तरीका है। पहली बात तो इसके अंदर जो इंसर्ट है वो इंसर्ट हम लोग 45 KB तक का रख सकते हैं। 45 KB तक का क्यों? क्योंकि 45 KB प्लस 5.4 KB मिला जुला के कुल 50 KB के आसपास होता है, जो कि लैम्डा फेज का भी जीनोम होता है। किसके बराबर होता है? लैम्डा फेज के जीनोम के बराबर होता है। और कॉस साइट याद करो, लैम्डा फेज का दोनों सिरा था, कोना था। तो अगर क्या किया जाएगा, अगर टोटल हम लोग क्या कर देंगे, इसमें इतना इंसर्ट डालेंगे कि उसका साइज जो है वो लैम्डा फेज के साइज के बराबर हो जाए, तो बैक्टीरिया के अंदर जब तक रहेगा ये प्लाज्मिड के जैसे रेप्लिकेट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही वायरस के अंदर वायरस का इन्फेक्शन होगा, यही सेम डीएनए जाके किसमें पैक हो सकता है? ये पैक हो सकता है जाके तुम्हारे लैम्डा फेज के अंदर। तो लैम्डा फेज के अंदर जाके इसकी पैकेजिंग देखने को मिल सकती है कॉस्मिड की। तो करना क्या है, देखो ऐसा वेक्टर बना लिए, वेक्टर बनाने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए, होस्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने। होस्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे ओरी का यूज करके क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन हो रहा है, हो रहा है। रेप्लिकेशन की वजह से इसका कॉपी नंबर इंक्रीज होता जाएगा। अब एक बार कॉपी नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि अब हम लोग इसको आइसोलेट करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? सिंपल सा चीज है, इन्फेक्ट कर दो बैक्टीरिया को बाई हेल्पर लैम्डा फेज। हेल्पर लैम्डा फेज से क्या किया जाएगा, इसको इन्फेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये हेल्पर लैम्डा फेज क्या है? तो हेल्पर लैम्डा फेज ऐसा लैम्डा फेज है जिसमें कॉस साइट म्यूटेटेड है। कॉस साइट म्यूटेट होने के अलावा ये रेप्लिकेशन नहीं करता है।
उसके अलावा ये ओनली कैप्सिड प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसका काम केवल और केवल इतना है, ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा, अपना कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, कैप्सिड और बाकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएगा। अब इस तरफ हमारा कॉपी नंबर इंक्रीज हो चुका है, इधर से कैप्सिड बन चुका है। अब जैसे ही कैप्सिड बन जाएगा तो यहां पे कॉस साइट का यूज होके हमारा जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो पैक हो जाएगा किसके अंदर, कैप्सिड के अंदर। पैक होने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। अब इसका फायदा हम लोग को यहाँ पे हाथों हाथ दिख रहा है। क्या फायदा दिख रहा है कि जब हम लोग को कॉपी नंबर इंक्रीज कराना था तब तक हम लोग बैक्टीरिया के अंदर छोड़ के रखे थे उसको। बैक्टीरिया के अंदर जब तक था कॉस्मिड तब तक आराम से रेप्लिकेशन चल रहा था, कॉपी नंबर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अब कॉपी नंबर इतना हो गया है कि बस उस केस में बैक्टीरिया के अंदर रखोगे तो उसको मीडिया देना पड़ेगा, बार बार सब कल्चर करना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। तो उससे ज्यादा अच्छा तरीका है कि एक हेल्पर लेमडा फेज से क्या कर दो, उस बैक्टीरिया की कॉलोनी को इन्फेक्ट कर दो। हेल्पर लेमडा फेज क्या करेगा, सभी बैक्टीरिया के सेल को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करेगा और साथ ही साथ कैप्सिड प्रोटीन का सिंथेसिस करवा देगा। और कॉस साइट का यूज करते हुए हम लोग इस कैप्सिड के अंदर अपना डीएनए को क्या कर लेंगे, पैक करवा लेंगे। और हम लोग का डीएनए पैक होने के बाद वायरस में आ जाएगा, फिर वायरस को आइसोलेट करके हम लोग पाउडर के फॉर्म में रख सकते हैं, ड्राई फॉर्म में रख सकते हैं, उसको मीडिया की जरूरत नहीं है। आराम से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हमको उसको कल्चर में रख के बार बार सब कल्चरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगा हम लोग को। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगले बार हम लोग को फिर से कॉपी नंबर इंक्रीज करना है तो फिर यहां से भेज लो और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दो। अब जैसे ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करोगे कॉस साइट का यूज करते हुए तुम्हारा सर्कुलराइज हो जाएगा डीएनए, और सर्कुलराइज होने के बाद प्लाज्मिड के जैसे काम करेगा वो, और प्लाज्मिड के जैसे काम करके वहां पर रेप्लिकेशन चलता रहेगा रेप्लिकेशन। उसके बाद फिर जब रेप्लिकेशन सफिशिएंट हो जाएगा हेल्पर लेमडा फेज से इन्फेक्ट करेंगे। हेल्पर लेमडा फेज खुद अपने जीनोम का रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, उसका खुद का कॉस साइट म्यूटेटेड है तो वो पैक भी नहीं हो सकता। ओनली ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना देगा। हमारा वाला जो जीन है जो बैक्टीरिया के अंदर है उसके पास कॉस साइट ठीक ठाक है, तो उस कॉस साइट का यूज करते हुए तुम्हारा पैकिंग हो जाएगा, कहानी खत्म। तो ये हो गया तुम्हारे कॉस्मिड की बात। दिस इज कॉस्मिड। बाकी इसका भी सिलेक्शन किसके हिसाब से होगा, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के हिसाब से होगा, क्योंकि लेगजेड अल्फा है, लेगजेड अल्फा के पास ही मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। उस मल्टीपल क्लोनिंग साइट में तुम्हारा डीएनए इंसर्ट किया, इसका मतलब व्हाइट कॉलोनी, और इंसर्ट नहीं हुआ मतलब ब्लू कॉलोनी। तो व्हाइट कॉलोनी मिल रही है मींस हमारा डिजायर्ड डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पहुंच चुका है, और डिजायर्ड डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पहुंचने के बाद उसका कॉपी नंबर इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया, ये है कॉस्मिड। हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। तो कॉस्मिड के बाद एक और वेक्टर है जिसको कहा जाता है फेजमिड। अब कॉस्मिड और फेजमिड दो वर्ड से यहां पे भी मिला हुआ है, फेज और मिड। फेज का मतलब लेमडा फेज और मिड का मतलब प्लाज्मिड। तो फेजमिड जो होता है ना वो कॉस्मिड से थोड़ा सा अलग होता है। कॉस्मिड तो में तो ओनली कॉस साइट था जो पैकिंग में हेल्प करेगा, लेकिन फेजमिड क्या होते हैं, फेजमिड ऐसे वेक्टर होते हैं जिसके पास कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है ऑफ फेज एज वेल
एज प्लाज्मिड, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। प्लाज्मिड के जैसे भी काम कर सकता है और फेज के जैसे, मतलब बैक्टीरियोफेज के जैसे भी काम कर सकते हैं, दोनों वाली प्रॉपर्टी है इसके पास। तो अब इसको क्या कहा जाता है, फेजमिड कहा जाता है। अब दोनों की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, उसके लिए तुमको एक वायरस है M13, उसका लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक डीएनए जो है, यानी कि एक वेक्टर जो है वो फेज के जैसे भी बिहेव कर सकता है और प्लाज्मिड के जैसे भी बिहेव कर सकता है। तो M13 के बारे में समझो। M13 जो होता है, इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है जो सर्कुलर होता है। तो इट कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। M13 के पास सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जब M13 क्या करता है, इन्फेक्ट करता है इscherichia coli को। तो जैसे ही वो इscherichia coli को इन्फेक्ट करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है उसका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाता है। और डीएनए का रेप्लिकेशन की वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। M13 जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, जैसे ही इन्फेक्शन होता है इscherichia coli में, उसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन की वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने के बाद क्या होता है, फिर से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की सिंथेसिस होती है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की सिंथेसिस होने के बाद ये वापस पैक होता है और पैकेजिंग के बाद क्या कर दिया जाता है, बैक्टीरिया के सेल की लाइसिस कर दी जाती है। अब ये मोटा मोटी तौर पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, जिसमें वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है कैप्सिड के अंदर, लेकिन जैसे ही वो इस्चेरिचिया कोलाई को इन्फेक्ट करता है, वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर से वो क्या हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट होके फेज के जैसे लाइसिस कर सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेप्लिकेशन के दौरान बैक्टीरिया को लाइस कर ले और लाइस करके इस डबल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए को आइसोलेट कर ले, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लाज्मिड के जैसे बिहेव करेगा और जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहेगा तो फेज के जैसे बिहेव करेगा। तो जब हमने सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में जब हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में इस वेक्टर को देख रहे हैं तो वो फेज के जैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन जब उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में आइसोलेट कर ले रहे हैं तो वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है, प्लाज्मिड के जैसे बिहेव कर रहा है। तो मान लो क्या कर रहे हैं हम लोग, इफ वी ब्रेक सेल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन चल रहा है उसी टाइम पे हमने सेल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ऑफ M13 उसको आइसोलेट कर लिया। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको रेप्लिकेटिव फॉर्म भी कहा जाता है। आइसोलेट कर लिया और आइसोलेट करने के बाद हमने इसका मैनिपुलेशन किया और मैनिपुलेशन करने के लिए हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के बाद डिजायर्ड डीएनए को क्या करवा दिया, इसमें इंसर्ट करवा दिया। डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट हो गया और इंसर्ट होने के बाद वापस जब हमने इसको बैक्टीरिया के अंदर डाला
तो वापस क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा और फिर से सेल की लाइसिस हो जाएगी और कॉपी नंबर ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो हमने अपना डिजायर्ड डीएनए कब इंसर्ट करवाया, जब रेप्लिकेटिव फॉर्म था तब। और रेप्लिकेटिव फॉर्म में ये किसके जैसे काम कर रहा है, प्लाज्मिड के जैसे काम कर रहा है। लेकिन जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आता है वो किसके जैसे काम कर रहा है, फेज के जैसे काम कर रहा है। तो दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी एक ही वेक्टर के अंदर है, वो है तुम्हारा M13 के अंदर। तो M13 का जीनोम का यूज करके हमने कई तरीके के वेक्टर बनाए हैं। एग्जाम्पल के लिए M13, MP8, MP9, MP18, MP19। तो M13 का यूज करके MP8, 9, 18, 19 इतने तरीके के हम लोग वेक्टर बना चुके हैं। करना कुछ नहीं होता, एक बार M13 पकड़ो, M13 पकड़ने के बाद क्या कर दो, उसको डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आइसोलेट करो। आइसोलेट करने के बाद अपना डिजायर्ड जीन को उसमें इंसर्ट करवा दो। अब वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर बैक्टीरिया वायरस में पैक होगा और ऐसे ही इन्फेक्शन चलते जाएगा और कॉपी नंबर इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन M13 का एक खासियत है कि इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है, तो इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, M13 वेक्टर का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज किया जा सकता है, तो याद करो, जब भी हम लोग सेंगर सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं हम लोग को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए होता है। फिर उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में हम लोग प्राइमर लगा के सिंथेसिस करते हैं डीएनटीपी और डीडीएनटीपी देके, और उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सा सीक्वेंस है। तो M13 का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। ये चीज याद रखना है। और दूसरा चीज फेजमिड के बारे में याद रखना है कि इसके पास फेज की प्रॉपर्टी भी होती है और प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी भी होती है। ये हो गया फेजमिड बेस्ड वेक्टर। फेजमिड वेक्टर के बाद एक वेक्टर होता है जिसको कहा जाता है सटल वेक्टर। अब ये जो सटल वेक्टर होता है ना, इसके ओरिजिन पाया जाता है ईस्ट का भी और इस्चेरिचिया कोलाई का भी, बैक्टीरिया का भी। तो इसके पास ईस्ट का भी ओरी सीक्वेंस है और बैक्टीरिया का भी ओरी सीक्वेंस है। जब तक हम लोग इसकी क्लोनिंग कर रहे हैं, इसकी क्लोनिंग बैक्टीरिया में की जा सकती है। जब तक हम लोग कॉपी नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो बैक्टीरिया में कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग को जीन एक्सप्रेशन की स्टडी करनी है, तो इसको इंसर्ट कर दो ईस्ट सेल में और फिर जीन एक्सप्रेशन की स्टडी कर लो। तो सटल वेक्टर क्या क्या है, सटल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक साथ दो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं, अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग ऑब्जेक्टिव से। जैसे बैक्टीरिया, उसका ग्रोथ रेट फास्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्लोनिंग जो होती है उसको कर रहे होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। फिर जीन एक्सप्रेशन स्टडी करना होता है कि प्रोटीन कैसा बन रहा है, उसमें किस तरीके का मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा इसी वेक्टर को बैक्टीरिया से आइसोलेट करके किस में डाल देते हैं, ईस्ट में डाल देते हैं, और ईस्ट के अंदर उसका एक्सप्रेशन का स्टडी कर लेते हैं। तो यही वेक्टर दोनों जगह पे यूज हो जाता है। तो ऐसे वेक्टर सटल वेक्टर कहलाते हैं। तो दिस इज सटल वेक्टर। इसके अलावा और भी कई तरीके के क्या हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम।
आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में पहला आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है पीएसी, जिसको हम लोग बोलते हैं P1 बैक्टीरियोफेज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जिसमें हम लोग 100 kb का इंसर्ट रख सकते हैं। पीएसी के अलावा बीएसी यूज कर सकते हैं, और बीएसी को कहा जाता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या कहते हैं हम लोग? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और इसके अंदर जो इंसर्ट की साइज है वो हो सकती है 300 kb की। और इसके बारे में याद रखने लायक बात यह है कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का जो प्रोजेक्ट था, या फिर मैक्सिमम ऑफ द जो सीक्वेंसिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को लेकर पूरे किए जाते हैं। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग कौन से वेक्टर को यूज करके किया गया था, तो वो वेक्टर था बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक। और इसका यूज हम लोग जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी के प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हैं। ये बैक का यूज है, जिसमें इंसर्ट साइज 300 kb का हो सकता है। बैक के अलावा एक है ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, इसमें इंसर्ट साइज 1 MB का हो सकता है, 1 मिलियन बेस पेयर का। इसके पास बात करो तो ये लीनियर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? लीनियर डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें सेंट्रोमियर पाया जाता है, टीलोमियर पाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोमियर, टीलोमियर और ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करवा सकते हैं एआरएस के बगल में, जिसके कारण क्या हो सकता है? हमारे जीन का रेप्लिकेशन हो सकता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है जिसको कहा जाता है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, HAC। जिसमें मोर देन 1 MB का भी जीन क्या किया जा सकता है? क्लोन किया जा सकता है। बता रहा हूँ क्या है हो रहा है। तो ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में 1 MB से ज्यादा का सीक्वेंस क्या किया जा सकता है? इंसर्ट हो सकता है। लेकिन खुद सोचो, जब येक और हैक में बहुत ज्यादा साइज का डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है, तो उसको हम लोग सीक्वेंसिंग के लिए क्यों सीक्वेंसिंग, या फिर जब जीनोमिक डीएनए का लाइब्रेरी हम लोग को बनाना है, तो जितना बड़ा बड़ा साइज होगा उतना आसान होगा हम लोग का जीनोमिक डीएनए का लाइब्रेरी बनाना। लेकिन दिक्कत यह क्या है कि येक और हैक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। और क्रॉसिंग ओवर जब हो जाएगा तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इसलिए क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, इसीलिए इट इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर
सीक्वेंसिंग पर्पस। हम लोग एक्सप्रेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंसिंग पर्पस के लिए इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। क्योंकि ईस्ट डिप्लॉयड है, ह्यूमन डिप्लॉयड है, क्रोमोसोम में रेप्लिक जब क्या होगा, डिवीजन हो रहा होगा, तो उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर की संभावना इंक्रीज हो जाएगी, और क्रॉसिंग ओवर की संभावना जब इंक्रीज हो तो डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, और डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया तो जब तुम सीक्वेंसिंग करोगे तो तुमको गलत सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ये हो गया क्रोमोसोम वेक्टर्स के बारे में खत्म कहानी। तुम लोगों को हर एक वेक्टर का थोड़ा बहुत क्वालिटी याद रखना और इंसर्ट साइज याद रखना। जैसे पीबीआर का इंसर्ट साइज, पीओसी का इंसर्ट साइज, उसके बाद तुम्हारा फेज बेस्ड वेक्टर का इंसर्ट साइज, फेज बेस्ड वेक्टर के बाद कॉस्मिड का इंसर्ट साइज, फेजमिड का इंसर्ट साइज, उसके बाद तुम्हारा पैक का, बैक का, यक का, हैक का, इतने सारे वेक्टर का तुम अगर इंसर्ट साइज याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखोगे तो कम से कम लमसम याद होना चाहिए, लगभग लगभग में, क्योंकि लगभग लगभग में भी अगर याद होगा तो तुम लोगों का ऑप्शन से आंसर निकल सकता। जैसे फॉर एग्जांपल पीबीआर 322 और पीयूसी की अगर बात करो तो यहाँ पे 8 से 10 के भी हो सकता है। फेज बेस्ड वेक्टर में हम लोग देखें 15 के बी तक का इंसर्ट साइज हो सकता है। कॉस्मिड में हमने देखा 45 के बी तक का क्या हो सकता है, साइज हो सकता है। फेजमिड में हमने देखा है कि और भी ज्यादा साइज हो सकता है, मोर देन 45 के बी। पीएसी में हमने क्या देखा है कि 100 केबी के आसपास का साइज हो सकता है। बीएससी में क्या हो सकता है, 300 केबी के आसपास का साइज हो सकता है। एक यक में 1 एमबी तक का साइज हो सकता है, और हैक में 1 एमबी से ज्यादा का साइज को इंसर्ट कराया जा सकता है। तो लमसम अगर तुम लोग को याद रहेगा 10, 15, 45, 100, 300, 1 एमबी, इस तरीके से तो तुम लोग का आंसर एग्जाम के टाइम पे निकल सकता है। तो ये हो गया तुम्हारे वेक्टर और उसके इंसर्ट कैपेसिटी का बात, और अलग अलग वेक्टर की क्वालिटी थोड़ा बहुत। तो ये हो गया तुम्हारा इन विवो तरीका। इन विवो तरीके के बाद इन विट्रो क्लोनिंग भी हो सकती है, जो किया जाता है बाय यूजिंग पीसीआर। तो पीसीआर के बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो